नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। ये महज एक विद्रोह की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो गाथा है जहाँ से एक राष्ट्र ने अपनी आज़ादी की पहली सबसे बुलंद आवाज़ उठाई थी। ये कहानी है हिम्मत की, बलिदान की और एक साझा पहचान के जन्म की। देखिए, इसे सिर्फ एक बगावत समझना बहुत बड़ी भूल होगी। ये एक युग का अंत था। सोचिए जरा, एक ट्रेडिंग कंपनी जो लगभग 200 सालों से एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज कर रही थी, उसका सूरज इसी संग्राम के बाद डूबा। ये वो मोड़ था जिसने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी, और यहीं से एक संगठित स्वतंत्रता संग्राम के बीज पड़े। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर इतना बड़ा महाविस्फोट ये एकदम से तो नहीं हुआ होगा, है ना? इसे समझने के लिए हमें पहले उस असंतोष को देखना होगा जो दशकों से धीरे धीरे भारतीय समाज के अंदर सुलग रहा था। तो वजह क्या थी? देखिए, मोटे तौर पर दो बड़े कारण थे। एक तरफ थी राजनीतिक और आर्थिक वजह। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके तहत झांसी, सतारा और नागपुर जैसी कई रियासतें सीधे सीधे अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। दूसरी तरफ भारी भरकम टैक्स और धन की निकासी की जो नीति थी, उसने भारत की अर्थव्यवस्था की जैसे कमरी तोड़कर रख दी थी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सब का असर सिपाहियों और आम जनता पर क्या पड़ रहा था। सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ खुला भेदभाव होता था। वेतन कम, प्रमोशन में रुकावट, ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और सम्मान पर चोट थी। और आम लोगों में ये डर फैल रहा था कि अंग्रेज सती प्रथा खत्म करके और विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून लाकर उनके धर्म और रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। तो माहौल तो आप समझ ही गए होंगे कि पूरा तैयार था। इस सारे तनाव को बस बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी भड़की मेरठ में, जिसने देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। 10 मई 1857 मेरठ में सिपाहियों ने दिल्ली चलो के नारे के साथ खुला विद्रोह कर दिया, और अगले ही दिन यानी 11 मई को ये क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच गए। वहां उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा, एक प्रतीकात्मक कदम था जिसने इस विद्रोह को एक राष्ट्रीय पहचान दे दी। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि विद्रोह की आग कितनी तेजी से फैली। दिल्ली और मेरठ से शुरू होकर लखनऊ, कानपुर, झांसी और बिहार के जगदीशपुर तक लगभग पूरा गंगा का मैदानी इलाका और मध्य भारत इस महान संग्राम का केंद्र बन चुका था। और इसी संग्राम के बीच से एक ऐसी आवाज उठी, एक ऐसी दहाड़ जो आज भी हमारे दिलों में गूंजती है, साहस का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई। उनका ये नारा सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये पूरे विद्रोह का प्रतीक बन गया। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने झांसी में इस लड़ाई की कमान संभाली। इस तस्वीर को देखिए। पीठ पर अपने बेटे को बांधे, दोनों हाथों में तलवार, वो वीरता का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसे कोई झुका नहीं सका। जून 1857 में उन्होंने झांसी में विद्रोह का बिगुल थूका, और ठीक एक साल बाद जून 1858 में ग्वालियर में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुई। उधर झांसी में ये हो रहा था तो कानपुर भी पीछे नहीं था। कानपुर में संघर्ष की ज्वाला धधक रही थी। यहाँ कमान संभाली पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नामा साहेब ने, और उनका साथ दे रहे थे उनके बेहतरीन सेनापति, महान छापामार योद्धा तात्या टोपे। नाना साहेब ने राजनीतिक मोर्चा संभाला, तो वहीं तात्या टोपे ने अपनी गुरिल्ला रणनीति से महीनों तक अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा। और पता है, इस क्रांति की सबसे खास बात यह थी कि इसका नेतृत्व किसी एक व्यक्ति या किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। अवध में बेगम हजरत महल अपने छोटे बेटे के हक के लिए लखनऊ में अंग्रेजों से लोहा ले रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में 80 साल के जमींदार कुंवर सिंह ने ऐसी वीरता दिखाई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये दिखाता है कि ये सिर्फ सिपाहियों का नहीं, बल्कि राजा, रानी, जमींदार और आम लोगों का मिला जुला विद्रोह था, एक सच्चा जन विद्रोह। लेकिन इतने व्यापक और वीरतापूर्ण संघर्ष के बावजूद अंग्रेजों की बेहतर सैन्य ताकत और संसाधनों के सामने ये विद्रोह ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। इस विद्रोह का बहुत ही क्रूरता से दमन किया गया।
जिसके परिणाम बहुत दूर तक जाने वाले थे। धीरे धीरे एक एक करके क्रांति के केंद्र बिखरने लगे। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। जून 1858 में, जैसा हमने देखा, रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुईं और आखिरकार 1859 में तात्या टोपे को पकड़कर फांसी दे दी गई। और इसी के साथ इस सशस्त्र संघर्ष का अंत हो गया। तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं। इस विद्रोह का सबसे बड़ा और सीधा राजनीतिक परिणाम ये निकला कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। 1858 में कानून पास हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला गया। और इसी के साथ मुगल साम्राज्य भी औपचारिक रूप से खत्म हो गया। देखिए, इस विद्रोह ने अंग्रेजों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था और भविष्य में ऐसी कोई बगावत दोबारा न हो, इसके लिए उन्होंने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को और मजबूती से अपनाया। सेना को फिर से बनाया गया, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों को जाति और क्षेत्र के आधार पर बांट दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1857 में हिंदू मुस्लिम एकता की ताकत देख ली थी और वो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ एक सवाल उठता है, क्या 1857 की क्रांति एक विफलता थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही इसे सैन्य तौर पर कुचल दिया गया था, लेकिन इसकी गूंज ने भारत की आने वाली तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। असल में यहीं से भारत के असली स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी। इस साझा संघर्ष ने, इस साझे दुख ने भारतीयों में पहली बार एक राष्ट्रीय चेतना जगाई। ये एहसास कि हम सब एक हैं, और ये साबित हो गया कि अगर एकजुट होकर लड़ा जाए तो विदेशी सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। यही वो सोच थी जो आगे चलकर हमारे आज़ादी के आंदोलनों का आधार बनी। और आखिर में 1857 की विरासत हार की नहीं, बल्कि अमर बलिदान की है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और उन हजारों लाखों गुमनाम वीरों का बलिदान वो प्रेरणा बना जिसने अगले 90 सालों तक आज़ादी की लौ को जलाए रखा और अंत में भारत की आज़ादी का रास्ता तैयार किया। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं, एकता, साहस और बलिदान की ये जो विरासत है, वो आज के भारत के लिए क्या मायने रखती है? इस पहले स्वतंत्रता संग्राम की गूंज हमें आज क्या सिखाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।